राधेश्याम गुरुजी। गुरुजी, ज्योतिष शास्त्र के आर्ष ग्रंथों में वर्णित जो ऋषि प्रदत्त योग हैं, वो वर्तमान समय में फलीभूत क्यों नहीं होते? देखो, जो विद्यार्थियों को ग्रहों के द्वारा बनने वाले योग पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें उनको पूरी जानकारी नहीं दी जाती है ना? अभी इस प्रश्न को ठीक से समझने के लिए हम एक गजकेसरी योग का जो है उदाहरण ले सकते हैं। प्रायः क्या है कि ग्रंथों में ये बात लिखी होती है कि जब भी चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति होते हैं, मतलब कि चंद्रमा से प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति होगी, तो गजकेसरी योग का जो है वो निर्माण होगा। फिर उसका फल जो है बताया गया है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग हो, वो मेधावी होता है ना? और राजप्रिय होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है और गुणों से युक्त होता है। ऐसा वहाँ पे फल बताया गया है। पर अगर हम इसको ज़रा समझें, गणित की दृष्टि से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार चंद्रमा अगर किसी राशि में जाते हैं, तो लगभग सवा 2 दिन वो रहते हैं उस राशि में। और हमें इस योग के नियम में ये बताया गया है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा से बृहस्पति हैं, वो 4 भावों में हो सकते हैं, केंद्र के 4 भावों में। यानी कि अगर एक बार चंद्रमा जो है बृहस्पति से केंद्र में आए, तो लगभग सवा 2 दिन तक जितने भी लोग जन्म लेंगे, उनकी कुंडली में ये योग बनता जाएगा। क्योंकि बृहस्पति केंद्र में ही रहेंगे। बृहस्पति जो है वो धीमी गति से चलते हैं, वो एक राशि का भोग 1 वर्ष में करते हैं, औसत मान जो है वो 1 वर्ष है ना? और चंद्रमा जो है वो सवा 2 दिन में औसत मान से एक राशि का भोग करते हैं। तो निश्चित ही है कि बृहस्पति तो अपने स्थान में स्थित रहेंगे, चंद्रमा की ही स्थिति बदलेगी। तो एक बार चंद्रमा जब बृहस्पति से केंद्र में आ गए, तो सवा 2 दिन तक केंद्र में रहेंगे। तो सवा 2 दिन तक जितने भी जातक का जन्म होगा, उन सब की कुंडली में गजकेसरी योग बनता जाएगा। फिर एक बार जब बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र से हट कर के पड़फर भाव में चले गए, तो उसके बाद वो पड़फर में जाएँगे, सवा 2 दिन पलफर में रहेंगे। पड़फर जो है केंद्र से अगले भाव को पड़फर कहा जाता है और उसके बाद फिर सवा 2 दिन फिर वो आपोक्लिम में चले जाएँगे। यानी कि पड़फर से अगला भाव जो होता है वो आपोक्लिम होता है, तो वहाँ पे वो चले जाएँगे। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर एक बार गजकेसरी योग बनेगा तो सवा 2 दिन तक बना रहेगा। उसके बाद फिर साढ़े 4 दिन तक वो नहीं बनेगा। फिर उसके बाद फिर साढ़े 4 दिन के बाद फिर वो बनेगा और फिर सवा 2 दिन तक बनेगा। तो जो चंद्रमा का 12 राशि का एक पूरा जो चक्र होता है, वो लगभग 27 से 28 दिन का होता है। मतलब चंद्रमा को 12 राशि भोग करने में 28 दिन का समय लगता है। तो यानी कि चंद्रमा 12 राशि में जब गोचर करेंगे या भोग करेंगे, तो उन 12 राशियों में गुजरते वक़्त वो 4 बार बृहस्पति से केंद्र में होंगे। अब 4 बार केंद्र में होंगे तो एक बार जब केंद्र में आएँगे तो सवा 2 दिन तक रहेंगे। तो 4 बार केंद्र में आएँगे तो लगभग 9 दिन तक वो बृहस्पति से केंद्र में रह कर के गजकेसरी योग बनाएँगे, ठीक है? तो अब 9 दिन तक जो है वो कब बनाएँगे योग? जब चंद्रमा का पूरा 27 दिन का एक चक्र पूरा हो या 28 दिन का एक चक्र पूरा हो। तो हमें ये समझना है कि 28 दिन में चंद्रमा पूरा एक चक्र पूरा करते हैं। उन 28 दिनों में से 9 दिन तक गजकेसरी योग बनेगा, साढ़े 4 दिन के अंतराल पर, ठीक है? अगर हम इसका प्रतिशत निकालें, तो कुल जो समय अवधि है, चंद्रमा के एक राशि चक्र के भ्रमण काल में गजकेसरी योग बनने की, वो हो गई 9 दिन और जो कुल समय लगता है उनको भ्रमण करने में, वो हो गया 28 दिन। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालें, तो लगभग 30% 33.33% आएगा। परसेंटेज मतलब प्रतिशत की कितना प्रतिशत संभावना है गजकेसरी योग बनने की, ठीक है? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हर तीसरे या चौथे आदमी के कुंडली में, जातक की कुंडली में गजकेसरी योग होगा। पर जब हम व्यवहार में जाएँगे तो हम ये देखेंगे कि हर तीसरा या चौथा आदमी मेधावी नहीं है, हर तीसरा या चौथा आदमी धनवान नहीं है। भारत में ही देख लें, अगर हम जाकर के इसको देखें, तो भारत में धनी लोगों की संख्या कितनी है, हम आराम से इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। ठीक है? तो हर तीसरा आदमी तो हमें धनवान नहीं मिलेगा भारत में और ना ही हर तीसरा आदमी मेधावी मिलेगा। मेधावी का मतलब इंटेलिजेंट, है ना? तो ना ही हर तीसरा आदमी मेधावी मिलेगा भारत में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ये जो आर्ष ग्रंथ में गजकेसरी योग का फल दिया है, वो गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हमको कई बातें भी बताई गई हैं।
कि जब हम किसी योग का निर्णय करते हैं, तो उस योग के निर्णय में हमें कई तथ्यों पर विचार करना पड़ता है। पहला बिंदु है योग कारक ग्रहों का बल। जो हमारे योग कारक ग्रह हैं जिनके द्वारा योग बन रहा है, जैसे इस गजकेसरी योग में चंद्रमा और बृहस्पति के माध्यम से योग बनता है। तो चंद्रमा और बृहस्पति का बल कैसा है कुंडली में, ठीक है? जब हम चंद्रमा और बृहस्पति के बल का निर्णय कर लेंगे, तब हमको जाकर के ये पता चलेगा कि जो गजकेसरी योग का फल हमारे शास्त्र में बताया गया है, वो फल वास्तव में चरितार्थ होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। उसमें भी तारतम्यता हो जाती है, प्रोपोर्शन हो जाता है कि कितने परसेंट में वो फल दे पाएगा। फिर हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही गई है कि कोई भी जो सिद्धांत होता है, उसका जो है एक उपसिद्धांत भी होता है, और उनके फिर साधक और बाधक नियम होते हैं। तो जब हम किसी भी कुंडली में योग निर्णय कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, सिद्धांतों के साथ में उपसिद्धांतों पर भी चिंतन करना चाहिए, और उनके साधक और बाधक नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम इस प्रकार किसी योग का विश्लेषण करेंगे, तब जाकर के जो हमारा फल कथन होगा, वो पूर्णतः सत्य होगा। अब आने वाले वीडियोज़ में हम इन सब पे चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से साधक और बाधक नियम हैं, जिनके द्वारा योग प्रबल होते हैं और निर्बल हो जाते हैं, जिससे हमें योगों के फल को कथन करने में आसानी हो।